ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड फैंग का पीछा कर रही होती है। एंड फैंग भी यहाँ पर किसी और वुमन के साथ में होटल रूम की ओर बढ़ रहा था। जियो यहाँ पर कंसिडर कर लेती है कि वो उस पर चीटिंग कर रहा है और अब इसी सबूत के अकॉर्डिंग इजी पड़ जाएगा जियो के लिए फैंग को डिवोर्स देना। लेकिन यहाँ पर वो उस वुमेन की कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है जहाँ पर वो वुमेन ही फैंग को फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब वो भले ही फैंग से नफरत क्यों ना करती हो, वो उसे ऐसे सिचुएशन में थोड़ी ना छोड़ सकती है। इसलिए वो यहाँ पर उस वुमन को रूम से बाहर निकलकर खुद दरवाजे को लॉक कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर फैंग उससे बहुत क्लोज आ जाता है। फैंग हाईली ड्रंक था, उसे यहाँ पर ड्रग्स भी दिया गया था, इसलिए वो अपने सेंसेस में नहीं था। उसे ये आवाज यानी कि अपनी वाइफ की आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, बट वो जियो को पहचान ही नहीं पाता है। एंड यहाँ पर दोनों की क्लोजेस्ट बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते एंड एंटायर नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सीधा 3 मंथ के बाद का सीन देखते, जहाँ पर फैंग अपने असिस्टेंट से उस रात के वुमेन के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट कहते कि माफ करेगा, इस बार हमने यहाँ पर सिक्योरिटी हाई कर दी है और हम फॉर श्योर इस बार उस वुमेन को ढूंढ निकालेंगे ही। और फैंग यहाँ पर ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो यहाँ पर उस वुमन से शादी कर कर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, बिकॉज उस रात उस वुमन ने अपने आप खुद से यहाँ पर उसकी जान को जो बचाई है। फैंग यहाँ पर घर पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं जियो को जो कि ब्रेकफास्ट के नीचे आती है। तब उसे पता चलता है कि फैंग तो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा है। अब दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे रहते एंड जियो को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो सोचती है कि शायद से 3 मंथ्स पहले वाली बात मुझे यहाँ पर फैंग से शेयर कर देनी चाहिए, बिकॉज उसे डाउट था कि कहीं यहाँ पर वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। और दोनों एक साथ बात करते जहाँ पर दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर करना होता है। एंड जियो यहाँ पर फैंग को मौका देती है पहले बोलने का, जो कि सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर फैंग जियो को डिवोर्स के लिए बोल देता है और उसे एग्रीमेंट भी दे देता है। इन सभी चीजों को देखते यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है और उसे क्यों का रीजन पूछती है। तब यहाँ पर फैंग उसे बता देता है कि वो एक्चुअल में किसी और को पसंद करता है। ये सुनने के बाद जियो यहाँ पर खुद सोचती है कि अब मैं यहाँ पर फैंग को ये सारी बातें बताकर क्या ही करूंगी, क्योंकि उसके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर ये सब कुछ बताकर मैं जबरदस्ती फोर्सफुली उसकी लाइफ में रुकना नहीं चाहती। फैंग यहाँ पर से बताने लग जाता है कि एज ए एलिमनी एंड कंपनसेशन यहाँ पर 2 कंपनी वो उसके नाम पर कर रहा है और उसी के साथ साथ 50 मिलियन भी यहाँ पर जियो के होंगे, जिस चीज की वजह से वो अपनी लाइफ को आराम से जी सकती है। मनी मन यहाँ पर जियो सोचती है कि वो उसे अब्रॉड ढूंढने भी इसीलिए गई थी ताकि यहाँ पर वो उसे रंगे हाथों पकड़ कर डिवोर्स दे सके। और अब तो उसकी इच्छा पूरी भी हो रही है, पर उसे फिर क्यों बुरा लग रहा है। बट वो सोचती कि जाने दो, यहाँ पर फैंग की अपनी खुद की लाइफ है। तब तक यहाँ पर फैंग उसे कह रहा होता है कि देखो, तुम अपना डिसीजन सोच समझ कर बताओ, बिकॉज मुझे वापस से सोचने की जरूरत नहीं है। ये शादी मैंने यहाँ पर ग्रैंडमा के कहने पर की है, हमारे बीच कोई भी रिश्ता कोई भी लव एंगल नहीं है, इसलिए इस शादी को आगे बढ़ा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पब्लिकली हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता है नहीं, तो डिवोर्स के बाद भी यहाँ पर तुम्हें पब्लिकली कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। एंड जियो यहाँ पर से तुरंत ही डिवोर्स के लिए हाँ बोल देती है। वही दूसरे जब वहां से वो जाने लग जाती है तब फैंग आकर उससे कहते कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जियो से मना करती है एंड बहुत ही अच्छे टर्म से वो लोग अपनी चीजों को एंड करते। जियो से यहाँ पर थैंक यू बोलती है इतने सालों तक यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो विला की चाबी और अपनी वेडिंग रिंग पर निकाल कर फैंग को दे देती है, जिसके बाद फैंग वहां से चला जाता है। एंड जियो को लगता है कि बस उस रात को एक एक्सीडेंट समझकर मुझे भूल जाना चाहिए। अब जियो यहाँ पर किसी को कॉल लगाने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तब वो हॉस्पिटल में होती है। वो यहाँ पर स्टाफ को क्वेश्चन करने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो कैसे आई। तब स्टाफ यहाँ पर से बता रही होती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम 2 मंथ से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी सेफ्टी ही सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट वाली बात सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, बिकॉज 2 घंटे पहले वो डिवोर्स लेकर आई है। तब तक हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि ये बातें सुन लेती है और नर्स जैसी बाहर निकलती है वो नर्स से पूछने लग जाती है। पहले तो नर्स यहाँ पर कोई भी बातें बताने से मना कर देती है, बट डेजी उसे बताती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तुम तो फैमिली मेंबर को चीजें बता सकती हो उसी की सेफ्टी के लिए। तब वो नर्स उसे बताती है कि आपकी सिस्टर 2 मंथ से प्रेग्नेंट है, उसे यहाँ पर ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे वो ये बोलकर जाती है डेजी हैरान हो जाती है
कि लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एंड उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये बच्चा किसी और का होगा, ना कि मिस्टर फैंग का। इसलिए यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल करके सारी बातें बताती है, ये कहते हुए कि कुछ भी कर कर यहाँ पर उन्हें जियो का मिसकैरेज करवाना होगा। बिकॉज अगर फैंग फैमिली को पता चला कि वो किसी और के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हुई है, तो फिर प्रॉब्लम्स हम पर भी आ सकती हैं, हमारी फाइनेंशियल चीजें रुक सकती है इसके घर पे निकालने की वजह से। वही दूसरा वहां पर से उठकर जियो जाने लग जाती है, और जिस रूम के थ्रू वो जाती है उसी रूम के यहाँ पर हम देखते हैं फैंग को, जो कि यहाँ पर असल में शीन के साथ होता है। शीन बेहोशी की हालत में थी, और तब तक असिस्टेंट शीन की इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। वो बताने लग जाता है कि होटल रूम में उस दिन जितने भी लोग गए थे, उसके में से मिसेस शीन भी एक उनमें से है, जहाँ पर सभी क्राइटेरिया उन्हें फिट बैठते हैं। तब वो यहाँ पर उसके घर की कंडीशन भी बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मिसेस शीन के फैमिली वाले उसे अब तक कितना गलत ट्रीट करता है, और उन चीज़ों की वजह से यहाँ पर मिसेस शीन ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है। तब वहाँ पर फैंग अपने असिस्टेंट से कहकर शीन के लिए एक अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट करने के लिए कह देता है, और वही दूसरा यहाँ पर धीरे धीरे शीन होश में आने लग जाती है। फैंग उससे बोलता है कि थैंक यू उस रात मेरी जान बचाने के लिए, मैं यहाँ पर तुम्हारी सभी जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हूँ। तुम जो चाहो वो यहाँ पर ऐसे कंपेंसेशन भी मांग सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा और सेफ रखूंगा। शीनू से पूछती है कि क्या सचमुच मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। एंड फैंग कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ट्रस्ट बनाए रखूंगा और कभी ब्रेक नहीं होने दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है थैंक यू बोलते हुए। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जियो घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करी थी। वो सोच रही थी कि शायद से उसने यहाँ पर एटलीस्ट ये चीज फैंग को बता तो देनी चाहिए, बिकॉज वो उन बेबीज का फादर है और उसे पूरा हक बनता है इन चीजों को जानने के बाद, भले यहाँ पर डिसीजन कुछ हो भी या फिर न हो। लेकिन तब तक यहाँ पर वो देखती है फैंग को, जो कि शीन के साथ नीचे उतरता है। तब यहाँ पर जियो को समझ आ जाता है कि शायद से यहाँ पर ये वही लड़की है जिससे वो लव करता है, और वो अपना डिसीजन वापस ले लेती है इस बेबी के बारे में बताने की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर अभी वो यहाँ पर ये सभी बात निकालती है तो फिर उसके लवर को बहुत हर्ट फील होगा, और वो उन दोनों के बीच झगड़ा लड़ा सकती है। इस चीज की वजह से उन दोनों की भी लाइफ खराब हो सकती है। शीन यहाँ पर फैंग से पूछने लग जाती है कि आखिर ये है कौन, और फैंग उसे बताता है कि ये वो उसकी एक्स वाइफ है। यहाँ पर जियो से वो पूछने लग जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जियो से झूठ बोल देती है कि वो कुछ सामान लेने आई थी, फिर उसे याद आया कि सामान इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम उसे फेंक भी सकते हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, बट यहाँ पर वो उसे इनवाइट करता है घर पर। जियो मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे कहीं और भी जाना है, और वहां से गुड बाय बोलकर चली जाती है। जियो यहाँ पर बस स्टॉप पर वेट कर रही थी कि तब तक वहां पर डेजी आ जाती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। जियो मना कर देती है। डेजी बोलती है कि चुपचाप चलो, डैड को यहाँ पर तुमसे बात करनी है। बट जियो जाना नहीं चाहती थी, तो वो जबरदस्ती उसे कार में बैठाकर घर लेकर चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसकी स्टेप मॉम को, जो कि उससे कहती है कि अरे वाह, तुम्हारा डिवोर्स हो गया और ये बात तुमने हमें बताई भी नहीं। जियो उसे क्लियरली कह देती कि वो उसका पर्सनल मैटर है। आंटी कहते कि ऐसे कैसे पर्सनल मैटर है, तुम्हें यहाँ पर एलिमनी में इतनी सारी चीजें मिली है, ये चीजें तुम्हें तो यहाँ पर फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए। पर जियो यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि आप मेरी मॉम नहीं हो और ना ही ये मेरी सिस्टर है, जब मुझे आप दोनों में से किसी के भी नाम पर कोई चीज करनी पड़े। तब तक यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पर वो डैड को सभी बातें बताती है। लेकिन उसके डैड भी लालची होते हैं, वो यहाँ पर जियो का साइड छोड़ देते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो, अगर शांति से इस घर से जाना चाहती हो तो चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर लो। जियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर आप यहाँ पर इस वुमेन की वजह से हम सबकी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी मॉम की, और इसी वुमेन की वजह से मेरा भाई तक गुम हो चुका था। आंटी यहाँ पर उसे जोर का थप्पड़ लगा कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी मॉम वो सब कुछ डिजर्व करती है, और तुम्हारी मॉम की वजह से तुम्हारा भाई गुम हुआ है, ना कि हमारी वजह से। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती स्टैम्प लगाकर सब कुछ अपने नाम पर कर लेती है। जियो को पता होता है कि फिलहाल उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने घर वालों से फाइट बैक कर सके, लेकिन वो जरूर यहाँ पर आएगी अपना रिवेंज लेने के लिए, और वो सब कुछ जो कि उसका था, उसकी मम्मा का था, जो कि उससे छीन लिया गया था, वो सब कुछ वो वापस जरूर लेकर रहेगी। जियो वहां से जाने लग जाती है, पर डेजी उसे जाने नहीं देती। जियो बोलते कि मेरा रास्ता छोड़ो। डेजी यहाँ पर फिर सभी के सामने बताती है कि जियो किसी और मैन के बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुनते यहाँ पर आंटी अंकल शॉक हो जाते हैं, कहते कि अगर ऐसा रहा और अगर ये बात मिस्टर फैंग को पता चली तो वो तो हमारी फैमिली को बर्बाद कर छोड़ देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि उनके ये सब कुछ जानने से पहले हम यहाँ पर इस बच्चे का मिसकैरेज कर दे या फिर उसे अबॉर्ट कर दे।
जियो कहती कि नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, वो बच्चा मिस्टर फैंग को बिलोंग करता है। डेज़ी कहती कि झूठ बोलना बंद करो, तुम उस फैंग से सिर्फ 2 बार मिली हो, एक शादी के टाइम और एक डिवोर्स के टाइम। तुम दोनों तो एक दूसरे को देखा भी नहीं है ढंग से, शक्ल भी याद है तुम्हें उसकी अच्छे से, और आई बार ये कहने वाली कि तुम दोनों ने नाइट स्पेंड किया। जिसके बाद अंकल यहाँ पर मुंह मोड़ लेते हैं और माँ बेटी जियो को जबरदस्ती लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उससे बेहोशी की दवा सुंघा देते हैं और बाहर चले जाते हैं नर्स के साथ सारी सेटिंग करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जियो जैसे तैसे कर चुपके से वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक नर्स यहाँ पर उसे देख लेती है और वो लोग जियो के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर सेम हॉस्पिटल में फैंग भी होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे शीन की रिपोर्ट्स बता रही थी कि वो एक ट्रॉमेटिक पर्सन है जो कि अपने पास ट्रॉमा की वजह से अभी तक सफर कर रही है। ट्रॉमा से दूर भागने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, लेकिन अच्छा होता है। बट ये ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जिसे ठीक कभी नहीं किया जा सकता। वो हमेशा कम जरूर हो सकती है, बट खत्म नहीं, बिकॉज आगे जाकर फ्यूचर में हल्की सी चीज उन्हें ट्रिगर की और ट्रॉमा वापस आ गया। फैंग डॉक्टर से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस ट्रॉमा को रिड्यूस करने की। एंड जब यहाँ पर वो वहां से बाहर निकलता है, तब उसकी टकरार यहाँ पर जियो से हो जाती है। जियो से कहते कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। एंड तब वहाँ पर आंटी और डेज़ी आकर फैंग से बहाने मारने लग जाते हैं कि जियो की हेल्थ ठीक नहीं है और वो लोग यहाँ पर जियो को चेकअप करवाने के लिए लेकर आए, बट जियो चेकअप करवाने से डर रही है और वो राजी नहीं है। ऐसा बोलकर वो लोग जियो के लिए आगे बढ़ते हैं, बट फैंग उन पर गुस्सा करता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। फैंग के खौफ की वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। फैंग जियो को लेकर रूम तक जाता है और मुझसे कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। पर जियो से मना कर देती है, बिकॉज उसे पता था अगर डॉक्टर आकर उसे चेक करेंगे तो फिर यहाँ पर फैंग के सामने उसकी प्रेगनेंसी वाली बात बाहर निकल आएगी, और क्या पता यहाँ पर फैंग भी उसके अबॉर्शन के लिए उसके पीछे पड़ जाए तो, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। एंड तब तक वहां पर शीन भी आ जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर बताता है कि मैडम शीन आपके बगैर कोई भी टेस्ट करवाने से मना कर रही है। शीन यहाँ पर उसके पास चले जाते हैं, कहते कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, व्हाट इफ तुम यहाँ पे मुझे बीच में छोड़कर चले जाओ तो। तब फैंग यहाँ पर उसे हक करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि यहाँ पर वो ऐसा नहीं करने वाला। इसलिए वो यहाँ पर जियो को गुड बाय बोलकर शीन को वहां से लेकर चला जाता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर उसकी फेस नोटिस करता है कि आखिर यहाँ पर जियो को भी तकलीफ तो जरूर पहुंच रही है। वही दूसरा जियो यहाँ पर अपने बेबी से प्रॉमिस करती है कि वो फादरलेस है, तो इसमें क्या हुआ, वो यहाँ पर बेबी को किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगी। तब तक उसे यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा ने नीचे कार भिजवाई थी और वो चाहती थी कि जियो तुरंत यहाँ पर ओल्ड हाउस में आ जाए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जेन जी वाली ग्रैंडमा को, जहाँ पर जैसे ही जियो वहां पर आती है वो उससे पूछती कि बताओ मुझे कि आखिर इस गधे ने क्या कर दिया कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तुम यहाँ पर खुलकर मुझे सब कुछ बता सकती हो, अगर उसने तुम्हें डिवोर्स के लिए फोर्स भी किया होगा तो, बिकॉज डिवोर्स लेती वो दूसरी वुमन को घर लेकर आ गया। जियो यहाँ पर बड़े प्यार से ग्रैंडमा को समझाती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये शादी यहाँ पर इसलिए हुई थी बिकॉज ग्रैंडमा चाहती थी, और उन दोनों के बीच लव या कपल जैसे रिलेशन कुछ था ही नहीं, तो वो लोग ऐसे रिश्ते में रहकर खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। और ये डिसीजन खुद यहाँ पर जियो ने लिया, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। ग्रामा कह दी कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे लिए तुम मेरी टॉप प्रायोरिटी हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने मेरी जान बचाई थी, जिस चीज के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। जियो कहती कि आई नो ग्रैंडमा, लेकिन जबरदस्ती के रिश्ते को थोड़ी ना आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा थी जिससे यहाँ पर जियो के ऊपर बहुत पिटी फील होता था, बिकॉज उन्हें जियो की मम्मा के सिचुएशन के बारे में पता है कि किस तरीके से उस मिस्ट्रेस की वजह से बेचारी की मॉम की मौत हो चुकी थी। एंड यहाँ पर वो सेम चीज जियो के साथ नहीं होने देना चाहती थी फैंग के मिस्ट्रेस के साथ में, इसलिए वो अब यहाँ पर उस लड़की से मिलना चाहती थी, यानी कि शीन से। वही दूसरे में यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियो नोटिस करती है शीन को और वो यहाँ पर गार्डनिंग का काम करी थी। तो वो वहाँ के मेन स्टाफ से पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इस काम के लिए तो हमने यहाँ पर स्पेशल पीपल को हायर किए थे, तो शीन ये सभी काम क्यों कर रही है। तब वहाँ पर वो स्टाफ जियो को एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर शीन ग्रैंडमा से मिलना चाहती है, पर ग्रैंडमा शीन से बिल्कुल नहीं, और उन्होंने यहाँ पर शीन को एक भारी भरकम टास्क दे दिया है। जियो को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज ये चीज यहाँ पर शीन को बहुत एग्जॉस्ट कर सकती है और उसे बेहोश भी। इसलिए वो जियो के पास जाती है, कहती है कि देखो ये सभी काम यहाँ पर छोड़ दो। शीन कहती कि नहीं, ग्रैंडमा को लगता है कि यहाँ पर मेरी वजह से तुम दोनों का डिवोर्स हुआ है। जियो बोलते कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेन कर दूंगी कि सब कुछ यहाँ पर मेरा डिसीजन था, अब इन सभी चीजों को छोड़ो और मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो चालाक शीन आवाज सुनती है फैंग का,
वो यहाँ पर खुद के ऊपर ही अटैक कर कर खुद नीचे गिर जाती है, ताकि फैंग को ऐसा लगे कि जैसे सब कुछ यहाँ पर जियो ने किया हो। फैंग यहाँ पर जियो को धक्का मारता है, जहाँ पर जियो को भी चोट आती है, पर उसकी मेन पार्टी यहाँ पर होती है शीन। वो शीन को लेकर वहां से चला जाता है। स्टाफ यहाँ पर जियो की हेल्प करता है, और इन सभी चीजों के बाद भी यहाँ पर बेचारी खुद घबराई हुई थी। उसे खुद गिल्टी फील हो रहा था कि न जाने यहाँ पर सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। उसने सचमुच यहाँ पर शीन को हर्ट करने की कोशिश तक नहीं की। स्टाफ कहते कि मैडम आप शांत हो जाइए, आपको चोट लगी है, हमें आपको लेकर यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट नहीं, जियो चाहती थी कि वो वहां पर जाए और वो फैंग को एक्सप्लेन करे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। वो शीन को चाहते हुए भी हर्ट नहीं कर सकती। जब वो वहां पर जाती तब असिस्टेंट उसे ऊपर जाने से मना कर देता है। जियो से बोलते कि प्लीज तुम इतने साल तक उसके साथ रहो, तुम्हें तो पता है कि मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करती। मैं बस यहाँ पर जाकर एक्सप्लेनेशन दूंगी और चीजों को सॉर्ट करूंगी। एंड जब यहाँ पर वो ऊपर जाती है तब वो डॉक्टर को बात करता सुनती है, जहाँ पर डॉक्टर शीन के प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे होते हैं, और वो भी यहाँ पर ठीक 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही यहाँ पर जियो को रियलाइज होता है कि शायद से यहाँ पर उन दोनों ने सेम वीक में और मे बी आस पास यहाँ पर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किया होगा। एंड यहाँ पर जैसे ही वो जियो को देखता है, फैंग जियो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। फैंग कहता कि मुझे समझ नहीं आता, अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं देना था, तुम्हें इतनी जेलसी फील हो रही है, तो फिर तुम्हें डिवोर्स के लिए ना बोल देना चाहिए था। ये सभी एक्ट करने की क्या जरूरत थी। जियो यहाँ पर उस सीजर को उठाती है और अपने आप को मारती है। कहते कि देखा, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर शीन ने भी किया है, तुम चाहो तो यहाँ पर स्टाफ से पूछ सकते हो। बट यहाँ पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं स्टाफ पर बिलीव नहीं करता। जियो कहती कि हाँ, तुम स्टाफ पर भी नहीं बिलीव करते और मुझ पर भी बिलीव नहीं करते, तो बेहतर यही होगा अगर इस घर में भी मैं ना रहूँ तो। वो उसे कहता है कि रुको, मैं डॉक्टर को भिजवा कर तुम्हारी फोन को ठीक करवा दूंगा। वो जियो से मना कर देती है और खुद ब खुद वहां से जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर आ जाती है ग्रैंड माँ गुस्से में, ये कहते हुए कि तुम चलो घर पर, मैं अभी यहाँ पर उस लड़की को सबक सिखाती हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर तुम्हें इस सिचुएशन के थ्रू गुजरने के लिए। बट यहाँ पर जियो ग्रैंड माँ से बहुत रिक्वेस्ट करती बिकॉज वो वहां पर जाकर और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती थी। तब तक जियो को हॉस्पिटल में से कॉल आता है कल के चेकअप के लिए। उसे शेड्यूल्स बताए जाते हैं और टाइमली आने के लिए कह दिया जाता है। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं फैंग को और शीन को, जो कि गायना के पास जा रहे थे अपनी रिपोर्ट्स के लिए। बाहर इंतजार कर रहा होता है फैंग, एंड यहाँ पर शीन अंदर रहती है, जहाँ पर उसे उसकी इन्फॉर्मेशन वाली एनवेलप दी जाती है। जियो भी यहाँ पर बाजू वाले काना के पास चेकअप करवाना आई थी टाइम के अकॉर्डिंग। एंड तब यहाँ पर वो बहुत खुश थी। उसकी टकरार यहाँ पर फैंग से हो जाती है और उसका एनवेलप नीचे गिर जाता है। उस एनवेलप को देखते ही यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जियो कहते कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एंड तभी यहाँ पर वो उसके हाथों से उस एनवेलप को छीन कर उसे ओपन करने लग जाता है, जहाँ पर जियो उसे बहाना मार देती है। तो वो उसे पूछता है कि अगर यही बात है तो फिर तुम इस एनवेलप को मुझे ओपन करने क्यों नहीं दे रही। तो वो उसे बताती कि उसके अंदर मेरे यहाँ पर चेस्ट के पिक्स है, जो कि अल्ट्रासाउंड वाले, इस वजह से। और यहाँ पर वो उस एनवेलप को वापस छीन लेती है, जिसके बाद यहाँ पर शीन बाहर निकल कर फैंग को बता रही होती है कि किस तरीके से उन्हें बहुत जल्द इनके बेबीज के फोटोज देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत क्यूट एंड एक्साइटिंग होंगे। ये सुनकर यहाँ पर जियो भी अपने आप पर क्वेश्चन कर रही थी कि क्या सचमुच यहाँ पर वो बेबी को एक अच्छी लाइफ एक फादर के बिना दे पाएगी, क्या बेबी को कभी यहाँ पर फादर की कमी महसूस नहीं होगी। तब तक यहाँ पर शीन जो से कहती कि उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना, गलती सभी मेरी थी, फिर मैं यहाँ पर न जाने कैसे बेहोश हो गई, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। ऐसा बोलकर वो बो डाउन कर माफी मांगने वाली थी, पर फैंग यहाँ पर उसे बो डाउन करने नहीं देता। फैंग उससे बोलता है कि जरूरत नहीं है, अब जब ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी तो फिर टॉपिक को यहीं पर लेट गो कर देना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। जियो को यहाँ पर तब तक कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे जॉब इंटरव्यू पास कर लिया था और वो नेक्स्ट डे से यहाँ पर जॉब के लिए आ सकती है। वो अपने जॉब प्लेस पर जाती है, जहाँ पर स्टाफ उसे लीडर ली से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो लीडर ली से हैंडशेक तो करने जाती है, बट वो सभी बहुत अकड़ू होते हैं एंड वो इन्हें इशारे करती है, ये कहते हुए कि न्यू कमर का अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद सभी के सभी लोग उसे ढेर सारे काम देना शुरू कर देते। जियो को पता होता है कि वो लोग जानबूझकर ये सब कुछ करे उसे सताने के लिए, पर उसे ये भी पता था कि अगर वो उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करती है तो फिर उसे यहाँ पर कंपनी से निकाल दिया जाएगा और फिर उसकी जॉब भी चली जाएगी, जिस जॉब की उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है।
वही दूसरे यहाँ पर रात के 8 बज जाते। सभी लोग वहां से जा चुके थे एंड ली आकर जियो को एक बॉक्स देती है, ये कहते हुए कि जाकर ये हमारे क्लाइंट मिसेस वैन को पहुंचा दो। जियो कहते कि बट फिलहाल यहाँ पर रात हो चुकी है, सभी जा चुके हैं, मैं तो ओवर टाइम करने के लिए बैठी थी और अब तक मैंने अपना डिनर भी नहीं किया। ली बोलते कि डिनर करना जरूरी है या फिर अपना काम करना जरूरी है, जिसके बाद वहां पर जियो को जाना पड़ता है। वहां पहुंचने पर मिसेस वैन उस पर चिल्लाती है देरी से आने के लिए एंड जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करती है, वो बॉक्स एम्प्टी था। तब जियो समझ जाती है कि उसकी लीडर ली ने जानबूझकर ये सब कुछ किया उसे परेशान करने के लिए। जियो मिसेस वैन से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुरंत ही वापस जाकर उसे लेकर आती हूँ। वैन कहते कि रहने दो, तुम्हें क्या लगता था कि तुम चुटकी बजाकर जाओगी और चुटकी बजाकर वापस आ जाओगी? मुझे यहाँ पर कंपेंसेशन चाहिए, जिस चीज के लिए यहाँ पर जियो हाँ बोल देती है, बट कंपेंसेशन यहाँ पर 1 मिलियन का मिसेस वैन मांग रही होती है। जियो कहते कि लेकिन ये नेकलेस का वर्थ तो सिर्फ 1 लाख है, तो आप मुझसे 1 मिलियन यौन कैसे मांग सकती हैं? फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेम रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट के साथ में डिनर के लिए आया था, अपने प्रोजेक्ट की बात करने के लिए। और उस समय यहाँ पर वो जियो को नोटिस करता है। वो सोच रहा था वहां जाने का, पर उसे लगता है कि शायद से वो जाकर जियो की लाइफ में इंटरफेयर कर देगा और उसका अब क्या ही हक बनता है वहां जाकर जियो की हेल्प करने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर जियो थी जो कि उनसे कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, और वो यहाँ पर अपने स्कर्ट का बो पीस निकालकर उससे कुछ बनाकर यहाँ पर वो नेकलेस उसे पहचाने लग जाती है, जो चीज यहाँ पर मिसेस वैन को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उनकी तीनों फ्रेंड्स को जिनके साथ वो यहाँ पर डिनर के लिए आई थी। वो तीनों फ्रेंड्स तो यहाँ पर शुरुआत से मिसेस वैन को बहुत हेट करते। पहला इसलिए कि वो बहुत रिच है, और दूसरा इसलिए कि वो रिचनेस के चक्कर में कुछ भी पहन लेती है जो कि कितना अनफैशनेबल होता है। वो आकर यहाँ पर उन्हें हाय हेलो कहती है, लेकिन उन सब का ध्यान यहाँ पर एक साथ नेकलेस पर चला जाता है, जिसे देखकर वो तीनों के तीनों mesmerize हो जाते हैं। एंड तब वो सभी लोग मिलकर तारीफ करने लगते हैं एंड पूछने लग जाते हैं उस नेकलेस के बारे में। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर पहली बार फैंग को जियो के बारे में पता चलता है कि वो कितनी टैलेंटेड एंड स्किलफुल है। इतनी प्रॉब्लमेटिक और डिफिकल्ट प्रेशराइज सिचुएशन में भी उसने कितना जल्दी काम डाउन होकर सोल्यूशन ढूंढ निकाला। वही दूसरे यहाँ पर घर से स्टाफ का कॉल जियो को आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे बताती है कि आपने जो लॉकेट के बारे में कहा था वो मुझे थैंकफुली मिल चुकी है। अब आप बताइए कि आखिर इसका क्या करना है? जियो से कहती कि आप बस उसे प्रोटेक्टेड रखिएगा, मैं आकर उस लॉकेट को ले चली जाऊंगी। आनो तुरंत ही जाना चाहती थी बिकॉज उसने फैंग को देख लिया था। फैंग यहाँ पर रेस्टोरेंट में था, तो वो चाहती थी कि फैंग वहां पर न रहे, तब जाकर वो उस लॉकेट को वापस लेकर आ जाए। जियो यहाँ पर अपना लॉकेट लेती है जिसके अंदर यहाँ पर मम्मा और ग्रैंडपा का फोटो होता है। स्टाफ यहाँ पर पूछने लग जाती है कि क्या सचमुच आप वापस घर पर नहीं आने वाली है? आपको तो पता ही है कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ, और वो जो न्यू लेडी आई है उनके साथ तो हम में से किसी की भी नहीं बनती है। जियो कहते कि माफ करेगा, अब मैं यहाँ पर इस घर में रहने की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रखती। ऐसा बोलकर वहां से वो भाग कर जाने लग जाती बिकॉज बारिश जो हो रही थी। वही दूसरे यहाँ पर इस भारी भरकम बारिश की वजह से जियो के पास थॉमस वापस आ रहे थे, जहाँ पर उसे अपनी स्टेप मॉम की क्रुएलिटी याद आ रही थी, और उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वहां पर जियो को बचाने के लिए फैंग खुद बाहर निकलने वाला था, बट वो रुक जाता है, असिस्टेंट को बाहर भेजता है और उसे अंदर लाने के लिए कहता है। वेदर न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेदर बहुत ही ज्यादा खराब है, तो फिर वो जियो को रात के लिए वहीं पर रुकने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर फैंग के आते ही शिनों से चिपकना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो जियो को देखती है उसका रिएक्शन अलग सा ही था। जियो कहते कि माफ करना, मैं अपना लॉकेट वापस करने के लाई थी, बट बारिश को ज्यादा शुरू हो गया एंड फैंग ने बस मेरी मदद करना चाहा। शीन बोलते कह रहे मुझे बता दिया होता, मैंने आपके लिए अच्छा डिनर प्रिपेयर किया होता, और आज रात तो मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देती। आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं जाकर तुम्हारे लिए यहाँ पर सूप बना कर आ देती हूँ। पर यहाँ पर फैंगो से मना करता है, ये कहते हुए कि तुम आराम करो, मेरे सारे काम कर लेंगी, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर थंडर से डर लगता है। शीन कहते कि नहीं, तुम अब आ चुकी हो ना, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। और जानबूझकर यहाँ पर वो क्लोजनेस दिखा रही थी, जहाँ पर बेचारी जीव वहां से चुपचाप ऊपर की ओर चली जाती है चेंज करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके लिए जिंजर का सूप लेकर जाती है और महारानी की तरफ बैठकर उसे ऑर्डर देते कि देखिए, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर फैंग कितना काइंड हार्टेड है, अगर तुम नहीं कोई और भी होता तो वो उस वुमन या मैन की मदद जरूर करता, पर तुम्हें समझना चाहिए कि तुम उसकी एक्स वाइफ हो। तो सुबह यहाँ पर होते ही ध्यान जाए कि वो तुम्हें देखे भी ना, और तुम सुबह होते ही वहां से चली जाओ। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है, और फिर दूसरा बाद में यहाँ पर वो जाकर फैंग के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। ये कहते कि मुझे यहाँ पर बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे और
और तुम्हारी एक्स वाइफ यानी कि जियो के बीच में कुछ भी नहीं है। बट हर बार मुझे यहाँ पर डर लगता है, बिकॉज मैं कल की आई हुई वुमन जो हूँ, ग्रैंडमा भी मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लोग मेरी सिंसियरिटी को समझ ही नहीं पा रहे। बट मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। भले इन चीज़ों को यहाँ पर सालों क्यों ना बीत जाए, मैं अपनी सिंसियरिटी से सबका दिल जरूर जीत कर जाऊंगी। यहाँ पर फैंग उसे परेशान होने से मना करता है, और तब वो फैंग से कहते हैं कि प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अब से यहाँ पर ना ही किसी और वुमन के और ना ही जीव के क्लोज जाओगे। और फैंग उसे प्रॉमिस भी कर देता है, जहाँ पर वो उसे हक करने लगती है। और वो ये सब कुछ जानबूझ कर करती है ताकि वो फाइनली जियो को पूरी की पूरी इस फैमिली से बाहर निकाल कर रख दे। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जिसे यहाँ पर बहुत घबराहट सी हो रही थी, एंड स्टाफ यहाँ पर कंटिन्यूसली डोर को नॉक किए जा रही थी। फैंग आकर पूछता है, तब यहाँ पर स्टाफ बताती है कि मैडम को थंडर से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। जब आप यहाँ पर नहीं थे तब हमेशा मैंने उनका साथ दिया, लेकिन आज आज उन्होंने दरवाजा बंद करके रख दिया है। फैंग रीजन पूछता है, तब स्टाफ से उसे पता चलता है कि किस तरीके से उसकी स्टेप मॉम ने बचपन में उसे एक बार नहीं बल्कि कितनी बार यहाँ पर कड़कती बारिश में और कड़कती बिजली में उसे एंटायर नाइट वहीं पर नील डाउन कर कर रखा हुआ था। एक बार तो यहाँ पर उसकी जान जाते जाते बची है। तुरंत यहाँ पर वह स्टाफ से कहकर स्पेयर की लाने के लिए बोल देता है, और अंदर क्या चला जाता है, जहाँ पर जू की हालत एक्चुअल में बहुत खराब थी। जू से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें यहाँ पर थंडर से डर लगता है, तो बस ग्रैंडमा को मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन न देना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया था। वही दूसरा बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम शांति से सो जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। जी उसे यहाँ पर बोलती है कि मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, बट मैं प्लीज़ तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, तुम बस मेरी एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर पूरी कर देना, भले यहाँ पर वो एक रिक्वेस्ट कोई भी क्यों ना हो। एंड एक्चुअल में यहाँ पर जियो उस टाइम का वेट कर रही थी, जो टाइम वो नहीं चाहती कि कभी आए, कि कभी यहाँ पर फैंग को उसके बच्चों के बारे में पता चले और वो उसे अबॉर्ट करने की बात करती, तब वो उसे रिक्वेस्ट करेगी उस अबॉर्शन को डिक्लाइन करने की, और यही रिक्वेस्ट बस उसकी होती है। वो यहाँ पर सोने लगती है, तब तक स्टाफ यहाँ पर आकर बताती है कि मैडम को नाइट में आ रहा है, एंड फैंग उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। और ये शीन तो बस यहाँ पर ड्रामा कर रही थी, वो अपने बाल बिखरा देती है और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर बताने लग जाती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे बहुत मारा, इतना कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में जा चुकी थी। तब वो उसे कहते कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज के लिए वहीं पर रुक जाए, उसी के साथ सेम बेड पर। असिस्टेंट जाकर यहाँ पर फैंग को बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि फैंग को देखने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर फैंग और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुनता है। वो उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं कुछ समय बाद आ जाऊंगा। एंड वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर तो वो पूरी पागल ही हो जाती है कि लगता है अभी भी यहाँ पर फैंग के दिल से उसकी एक्सेप्ट निकली नहीं है, मुझे यहाँ पर उसका साया भी उसके ऊपर पड़ने नहीं देना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पर जियो को आकर शीन जो है अम्ब्रेला दे देती है, कहते कि अब तो यहाँ पर सिर्फ बारिश हो रही, तुम जा ही सकती हो, एज ए वुमन तुम मेरी बात समझ ही सकती हो। जियो से थैंक के बोलते हैं अम्ब्रेला के लिए एंड जाने लग जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर जियो को मना करता है बिकॉज यहाँ पर जाकर आ सकता है, बट नहीं, यहाँ पर जियो से कहते हैं कि देखो सिर्फ बारिश ही हो रही है, इसके पहले तो मैं यहाँ पर घर पहुंच जाऊंगी। असिस्टेंट बता कि आप यहीं पर इंतजार करिए, मैं बॉस को बता कर आता हूँ, बट जियो उसे मना कर देती है। ये कहते कि ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है एंड उसका काम जो इम्पोर्टेंट है, और बाय बोलकर वहां से जाने लग जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद जाकर ये सारी बातें फैंग को बताता है। फैंग कहता है कि तुम अभी बताने के लिए आ रहे हो। वो बोलता है कि माफ करिएगा, मुझे यंग लेडी ने कहा था कि आपको आराम से बताए या फिर नहीं बताए, पर फिर भी मैं आपको आकर बता रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वेदर खराब जो था। शीन उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड तब असिस्टेंट उसे सारी बातें बताता है। शीन कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी अमृता लेकर आती हूँ। एंड अमृता लेने के बहाने वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करने लग जाती है। कहती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर रुको मत, तुम जाकर यहाँ पर जियो को दिखाओ, शायद से वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकती है, मेरा क्या है, मैं खुद ध्यान रख लूंगी। बट वो उसे कहता है कि नहीं, मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो। एंड तुरंत ही असिस्टेंट को यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहकर उसे बेडरूम की ओर लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा जियो को कॉल करती है, और बारिश की आवाज सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वो तो बाहर है। जियो बहाने मारती है कि वो वॉक करने के लिए आई है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुमसे ज्यादा मैंने जिंदगी देखी है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगी, क्या तुम्हें यहाँ पर उस घर से बाहर निकाला गया है? जियो कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मेरा बस अपने घर जाने का मन था, बस इस वजह से। वो उसे कहती कि नहीं, मेरा ऑर्डर है, तुम जहाँ हो वहीं पर रहो, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आ रही हूँ।
एंड तुरंत ही वहां पर कार आ जाती है जियो को पिक करने के लिए, जहाँ बेचारी बहुत भीग चुकी थी। जियो के घर पहुंचती ही सभी स्टाफ यहाँ पर काम पर लग जाते, बिकॉज ग्रैंडमा के लिए उनकी खुद की लाइफ से ज्यादा जियो की लाइफ प्रीशियस है। वो उनसे कहती कि अभी मैं यहाँ पे इस गधे को बताती हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्से में से कॉल लगाती है एंड तुरंत ही ओल्ड हाउस आने के लिए कहती है, बोलती कि भीग कर भी आओगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी के अभी वहां पर आ जाओ। जिसके बाद यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है शीन। कहती कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती तो फिर तुम जाकर यहाँ पर जियो को ढूंढ सकते थे। फैंग कहता है कि देखो इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जाता हूँ ग्रैंडमा के पास में और वो उसे इंसिस्ट करती है ले साथ जाने के लिए। फैंग बोलता है कि तुम आराम करो, तुम्हारा वहां तक जाना ठीक नहीं होगा। शीन बोलते कि देखो अगर हम ग्रैंडमा को बताते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे भी एक्सेप्ट कर लेंगी, और ऐसे भी बेबी को फादर और मदर दोनों के साथ क्लोज रहना भी तो चाहिए। एंड यहाँ पर फैंग राजी हो जाता है उसे ले जाने के लिए। जब वो लोग यहाँ पर वहां पहुंचते हैं तब वहां पर स्टाफ अंदर शीन को आने से मना कर देता है, बिकॉज ग्रैंडमा की ऑर्डर्स जो है। तो फिर यहाँ पर फैंग कहते हैं कि ठीक है हम भी जा रहे हैं। शीन बोलती कि नहीं देखो, मेरी वजह से तुम्हारा और ग्रैंडमा का रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। ग्रैंडमा फिर मुझे और ज्यादा हेट करेंगी। मैं कार में वेट करती हूँ, तुम जाकर उनसे मिल लो। और उनके जाने के बाद मनी मन बोलती कि इस बुड्ढे को तो मैं यहाँ पर सबक सिखा कर रहूंगी। जैसे ही वहां पर वो घर के अंदर जाता है ग्रैंडमा उसे नील डाउन करने के लिए कहती है, और तब वो ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। ग्रैंडमा बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी है। तुम्हें पता भी है कि उस घर से निकलने के बाद बेचारे ने कितने टाइम तक यहाँ पर उस बारिश में बताया, वो कितनी भीग चुकी थी, उसे कितना ज्यादा बुखार हो गया। एंड इन सब के बारे में यहाँ पर फैंग को तो कोई आइडिया बिल्कुल नहीं था। तब वो यहाँ पर ग्रैंडमा से सॉरी बोलने लग जाता है। ग्रैंडमा कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी और उस लड़की की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहूंगी, पर एक शर्त पर कि तुम यहाँ पर जियो के साथ भी 3 मंथ्स रहकर रहोगे। तो वो नेगोशिएट करना शुरू कर देता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रही हूँ, अगर कंडीशन मंजूर है तो ही ठीक है। फैंग कहता है कि ठीक है, बट आप अपनी बातों से बिल्कुल मत हटना। 3 महीने के लिए मैं यहाँ पर जियो के साथ भी रहने के लिए रेडी हूँ। वही दूसरा यहाँ पर होती है शीन, जो कि यहाँ पर ड्रामा करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि 3 मंथ्स मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगी। तो वो उसे कहते कि देखो तुम ग्रैंडमा की एक्सेप्टेंस चाहती हो ना और शादी करना, तो फिर हमें ऐसा करना ही होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस 3 मंथ की बात है, उसके बाद मैं यहाँ पर जियो के साथ सब कुछ एंड अप कर कर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। सभी को यहाँ पर फिर तुम्हारी आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी एंड तुम मिसेस फैंग बनकर रह सकती हो। तो वो उसे कहते कि ठीक है, बट क्या जाने से पहले तुम मुझे आई लव यू बोल सकते हो। एंड फैंग यहाँ पर हेजिटेट कर जाता है। तो वो उसे कहते कोई बात नहीं, मैं इस चीज का भी इंतजार कर लूंगी। वही दूसरी यहाँ पर जियो होती है, जहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश थी। जियो ग्रैंडमा से पूछती कि देखिए आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि जरूर कोई गुड न्यूज होगी। तो ग्रैंडमा यहाँ पर वो 3 मंथ्स बाद वाली बात उसे बताती है, वो जियो तुरंत ही मना कर देती है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर ऐसा करती है कि जैसे उनकी तबीयत बहुत खराब और क्रूशल है और रही उनकी आखिरी इच्छा है, अब बेचारी को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा की बातें मान लेती है ग्रैंडमा का दिल रखने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर वो आकर जियो से सबसे पहले सॉरी बोलता है, बिकॉज उसे पता नहीं था कि वो बारिश में इतनी भीग गई होगी। जियो कहती कि देखो अगर तुम्हें कोई भी एतराज है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी ग्रैंडमा को मनाने की। तो वो उसे कहता है कि जरूरत नहीं है, 3 मंथ्स की बात है जिसे मैं यहाँ पर तुरंत ही खत्म कर दूंगा। वही दूसरा यहाँ पर उनका डे 1 शुरू हो जाता है, जहाँ पर रात को असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम अभी तक घर नहीं आई है। तो फैंग कहता है कि ठीक है ना, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर एंजॉय कर रही होगी, इसमें गलत क्या है। असिस्टेंट बोलता है कि देखिए जहाँ तक मुझे पता है मैडम उस टाइप की वुमेन तो नहीं है। फैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम उसे यहाँ पर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। असिस्टेंट माफी मांगने लग जाता है। रात के 1 बजे यहाँ पर वो घर पर वापस आती है। तो फैंग असिस्टेंट से कहता है कि उसे बता दो ग्रैंडमा ने यहाँ पर कर्फ्यू लगाई है, जब मुझे भी 10 बजे घर आना है तो उसे भी 10 बजे घर आना है। बट वो नोटिस करता है कि मॉर्निंग में जो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वैंगमैन ने उसे दिया था वो अभी खा रही है, जिससे उन्हें समझ आता है कि पूरे दिन वो बहुत बिजी थी, घर आकर भी काम कर रही है और अब वो ब्रेकफास्ट खा रही है। फैंग को रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। वो असिस्टेंट से कहकर अच्छा डिनर बनाने के लिए बोल देता है एंड ये भी कहता है कि बताना मत कि ये सब कुछ मैंने करने के लिए कहा है। जियो जब यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस में जाती है तब वो सभी के सभी एक साथ जियो पर अटैक करना शुरू कर देती है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उनका जो मेन डिजाइन ड्राफ्ट था वो यहाँ पर जियो ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और चुरा लिया है। जियो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते कि आखिर वैसा क्यों करेगी। तब वो लोग कहते कि ताकि तुम्हें यहाँ पर प्रमोशन मिल सके। जियो ने बताती कि अगर उसने ऐसा किया होता तो अब तक उसे प्रमोशन मिल जाता
एंड तब तक वहां पर डायरेक्टर लू आ जाते हैं, जहां पर डायरेक्टर लू को सभी बातें बताई जाती है। डायरेक्टर लू उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे थे कि अगर सचमुच ये बात सच निकलती है, अगर यहाँ पर जियो ने ये सब कुछ किया होगा तो उसे 500 मिलियन का कंपेंसेशन पे करना होगा और कंपनी छोड़कर जाना होगा। जियो भी रेडी थी बिकॉज वो कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने ये सब कुछ किया ही नहीं है। एंड वो चली जाते रिसेप्शनिस्ट के पास सीसीटीवी का फुटेज निकालने के लिए, और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ यहाँ पर लीडर ली की सेटिंग होती है, जहाँ पर उसने ऑलरेडी उन फुटेजेस को डिलीट कर दिया था और वो उसे लैपटॉप छीन रही थी। बट यू कहते कि मेरा देखकर हुआ नहीं है, और वो लैपटॉप को लेकर चली जाती है। फिर जब यहाँ पर वो ली रिसेप्शनिस्ट से बात करी थी, तब हमें यहाँ पर सच्चाई का पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि वो लोग जियो को यहाँ पर कंपनी से निकाल सके, बिकॉज जियो उनसे भी ज्यादा अच्छा वर्क जो करती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रमोशन लीडर ली से पहले तो उसे मिल जाएगा, और ऐसा वो लोग चाहते नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रात के 12 बज जाते हैं एंड यहाँ पर फैंग जो है उसे कॉल लगाता है। जियो बता दे कि उसकी एक इमरजेंसी काम है। फैंग बोलता है कि ऐसा इमरजेंसी कौन सा काम है, और जियो उसे सभी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। फैंग उसे कहता है कि वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। असिस्टेंट फैंग को बताता है कि आपकी 10 मिनट बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में। बट फैंग उन्हें भी छोड़कर वहां पर जियो की मदद करने के लिए चले जाता है। जब उससे काम नहीं हो रहा था, तब यहाँ पर वो अपने स्पेशल स्टाफ्स को बुला लेता है आईटी डिपार्टमेंट में से, जो कि आधी रात को भी उठकर वहां पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जो क्लिप्स है उन्हें डिलीट कर दी गई है और स्टोरेज बैकअप में से भी हटा दिया गया है। बट वो सभी लोग उस क्लिप को रिकवर कर देते हैं और साफ साफ दिख जाता है कि आखिर रियल चोर है कौन। तो फैंग यहाँ पर उससे कहता है कि तुम मेक श्योर करना कि तुम उन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। जी उसे कहते कि किसी ने भी मुझ पर बिलीव नहीं किया, बट तुमने क्यों मुझ पर बिलीव कर लिया। फैंग कहता है क्योंकि तुम उस टाइप की वुमेन नहीं हो। उन दोनों की क्लोजेस्ट बनने वाली थी, बट असिस्टेंट की वजह से कुछ यहाँ पर चौपट हो जाता है। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे यहाँ पर वो सभी के सामने प्रूफ बताने जाती है, तो वो लोग यहाँ पर ये ब्लेम लगा देते कि जरूर यहाँ पर जियो ने ही कुछ इस वीडियो के साथ किया होगा। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एआई वीडियो भी इजीली क्रिएट कर दिए जा सकते हैं। एंड तब यहाँ पर वो आईटी डिपार्टमेंट वाला स्टाफ आ जाता है, जिसे सभी लोग पहचानते हैं बिकॉज वो एक स्पेशलिस्ट जो होता है। तो वो डायरेक्टर को बताता है कि मुझे मिस्टर फैंग ने एज अ प्रूफ बताने के लिए भेजा है ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि वो फुटेज किस तरीके से डिलीट हुए थे और मैंने उन्हें यहाँ पर रिकवर किया था। जिसके बाद लीडर ली की सच्चाई सभी के सामने यहाँ पर वापस आ जाती है, और जब यहाँ पर पैसे पे करने की बात आती है, तब इस बार लीडर ली को यहाँ पर 500 मिलियन का पेनल्टी पे करना होगा, जो यहाँ पर घर पर फैंग का इंतजार करती है। और यहाँ पर वैंग माँ होती है जो कि ग्रैंडमा को यहाँ पर सभी बातें बता रही थी कि किस तरीके से दोनों यहाँ पर एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे हैं। वैंग माँ आकर यहाँ पर जो से कहते हैं कि अरे वाह, लगता है आपको यहाँ पर उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जी कहते कि ऐसे कोई बात नहीं है, फैंग ने यहाँ पर मेरी बहुत मदद की है। तो जब यहाँ पर फैंग डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तब मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड तब यहाँ पर वैंग माँ से सजेस्ट करती है खाना बनाने के लिए। जियो जाकर यहाँ पर खाना बनाती है और फैंग माँ उसके अंदर कुछ मिक्स कर देती है, जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा के कहने पर वही सब कुछ करती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्पेशल एसेंस ग्रैंडमा ने एक बहुत ही अच्छी जगह से लिया था, जिस एसेंस से यहाँ पर तो लोगों की क्लोजनेस बढ़ सकती है। और जब इसे खाने में या पानी में मिलाया जाए तो किसी को स्वाद का कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेचारे जीव को पता ही नहीं होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वैंग को जो कि ऑफिस में काम कर रहा था। तब तक यहाँ पर वैंग माँ ग्रैंडमा को कॉल कर बता देती है कि बेचारी मैडम ने यहाँ पर 3 बार सूप को गर्म किया है, लेकिन लगता है 4th या 5th टाइम गर्म करने पर भी मिस्टर वैंग आने नहीं वाले। हम यहाँ पर वैंग के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाती है और वो भी उसके हाथ पैर बांधकर उसे ले जाने लग जाती है। और ये सभी ऑर्डर्स यहाँ पर ग्रैंडमा की तरफ से होते हैं। साफ आकर यहाँ पर कहते हैं कि मैडम, आपको यहाँ पर 4th बार सूप को रीहीट करने की जरूरत नहीं है। सूप ठंडा नहीं हुआ होगा, आप उन्हें अपने सूप पे ला सकती हैं। एंड बड़ी प्राउडली यहाँ पर वो स्टाफ ग्रैंडमा को बता देता है कि उसने यहाँ पर अपने मिशन को समय से पहले कंप्लीट कर लिया है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसकी हाथ की रस्सी खोले बगैर ही वहां से चले जाते। जीव तब यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाती, पर उससे खुद वो रस्सी नहीं खुल रही थी। तो वो उसे कहती कि एक काम करते, पहले तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसे हम बाद में यहाँ पर कट कर देंगे। एंड यहाँ पर जीव अपने हाथों से उसे वो सूप पिलाती है। सूप पीने के कुछ समय बाद असर होना शुरू हो जाता है, और तब वैंग माँ आकर यहाँ पर उस रस्सी को खोल देती है, जहाँ पर तो उसे बहुत हॉटनेस फील हो रहा था और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। ये बात वैंग माँ तुरंत ही ग्रैंडमा को बताकर वहां से भाग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा तो अब बच्चों के कपड़े भी परचेस करना शुरू कर देती है। डिजाइनर को अलग अलग कपड़े बनाने के लिए भी बोलती है और जमीन भी परचेस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अपने बच्चों के लिए एक अलग से प्लेग्राउंड बनाएगी।
पर तब तक हम यहाँ पर देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल में थे और वो असिस्टेंट से पूछ रही थी कि अचानक से मिस्टर फैंग बेहोश कैसे हो सकते हैं। तो फैंग यहाँ पर बेहोशी के हाथ में था और असिस्टेंट कहने लग जाते कि मे बी ज्यादा वर्कलोड की वजह से। एंड तब तक यहाँ पर ये तो न्यूज में भी बात आ जाती है और यही सबसे बेस्ट मौका मिल जाता है यहाँ पर शीन को फैंग से मिलने का। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा आकर चुपके से उन दोनों की फोटोज निकालती है एंड कहते हैं कि देखा, अगर कोई नॉवल बनेगी तो मैं इसी पे नॉवल बनाऊंगी और ये दोनों यहाँ पर मेरी फेवरेट लवी डबी कपल्स और फेवरेट कैरेक्टर्स होंगे। एंड तब यहाँ पर जैसे शीन ग्रैंडमा को देखती वह समझ जाती है कि ग्रैंडमा जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि वो इन दोनों को क्लोज ला सके। एंड जब वहाँ पर वो रूम के अंदर जाती है तब वो वहाँ पर से तो जीव को भगा ही देती है और ऐसा करती है फैंग के सामने जैसे वो पूरा टाइम उसी के साथ ही और उसी ने यहाँ पर उसे बचाया हो। जब ग्रैंडमा वहाँ से जीव को जाते देखती है तब वो समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो अंदर सभी कांच को लेकर जाती है एंड फैंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो, अब मैं एक और दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ क्योंकि तुमने रूल्स को तोड़ा है। और ध्यान रहे, आगे से अगर रूल्स टूटे तो एक दिन नहीं 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके बाद वहां से शीन को ले जाया जाता है एंड यहाँ पर शिंग जू को मिलने के लिए कॉल कर देती है। एंड तब यहाँ पर वो उसे ग्रैंडमा के 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है इन डिटेल और वैसा एक्ट करती है कि जैसे वो एक विक्टिम है, बिकॉज अगर 3 महीने बाद वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो बच्चा अलग हो जाएगा, उनकी मेहनत अलग हो जाएगी एंड इन दी एंड यहाँ पर वो एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाएगी जिसने एक फैमिली को बिखार कर रख दिया। ये चीज यहाँ पर जू को बिल्कुल नहीं करना था बिकॉज वो फैंग के लिए उन सभी के लिए बेस्ट चाहती है, इसलिए ग्रैंडमा के पास जाकर यहाँ पर वो उस डील को, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए बोलने लगती है। तब यहाँ पर ग्रैंडमा कहते कि देखो, तुम लोगों ने शादी के बाद एक भी टाइम अच्छे से नहीं गुजारे, तुम दोनों एक दूसरे को जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे। जू कहती कि ग्रैंडमा आप समझ नहीं रही है, ये सब कुछ जबरदस्ती वाली चीज है जो कि यहाँ पर फैंग को करनी पड़ रही है। मैं एक अच्छी खेलती फैमिली को नहीं बिगाड़ना चाहती और एक मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। ग्रैंडमा को ये सुनकर बहुत हर्ट होता है एंड वो से कहते कि ठीक है, तुम जैसा बोलते मैं मानूंगी, पर तुम्हें फिर मेरे साथ रहना पड़ेगा। जी कहते कि जरूर एंड यहाँ पर वो उसकी बातों को मान लेती है। फाइनली यहाँ पर 2 दिन बाद फैंग जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और सबसे पहले यहाँ पर वो जियो के बारे में सोचता है कि क्या वो समय से घर पहुंची होगी या अभी भी ऑफिस में वर्क कर रही होगी। एंड जब वो यहाँ पर घर पर जाता है तब वहाँ की चीजें बदल रही थी। वो फिर स्टाफ से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। स्टाफ यहाँ पर फैंग को एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग आपका वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो चुका है और मैडम भी अब यहाँ पर से जा चुकी है। फैंग कहता है कि बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। स्टाफ कहते हैं कि जी हाँ, इसलिए हम यहाँ पर सभी चीजों को चेंज कर रहे हैं। एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं जहाँ पर खुशी खुशी आ जाती है शीन। ये कहते हैं कि अब तो हम यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, पर यहाँ पर फैंग के दिमाग में ज्यू ही चल रही थी। वही दूसरा वहां पर ढेर सारी लिली के फ्लावर्स थे बिकॉज ज्यू को लिली पसंद जो थी, लेकिन ये लिली के फ्लावर्स की सेंट यहाँ पर शीन को नहीं पसंद थी। तब वो स्टाफ बताने लग जाती कि मैडम आखिरी यही बुकेस छोड़कर गा चुकी है। शीनू से पूछती कि तुम्हें क्या हो गया। तब वो उसे कहते कि तुमने उस दिन लिली का परफ्यूम लगाया था और आज तुम्हें यहाँ पर लिली के फ्लावर की सेंट से प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम कह रही हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। एंड अब यहाँ पर वो बहाने मार देती कि देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तुम मेरी मनपसंद स्मेल से मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर वॉमिट फील करवा सकती है और प्रेगनेंसी में ऐसे चेंजेस होना तो बहुत नॉर्मल है। ऐसा बोलकर वो अपने झूठ को छुपा लेती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग बेडरूम में जाते हैं तो वो फैंग से क्लोज होने की कोशिश करती है, पर फैंग कहता है कि माफ करना, कल मुझे जल्दी उठना है तो मुझे जाकर यहाँ पर रेस्ट करना होगा, कल के लिए प्रिपेयर करना होगा। और जाकर यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देता है, जो कुछ यहाँ पर शीन सुन लेती है, पर वो मेक श्योर करेगी कि यहाँ पर फैंग को कुछ भी पता न चले। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं जो कि दोस्त को, जो कि यहाँ पर से बता रही थी कि फाइनली हमें यहाँ पर तुम्हारे भाई के बारे में पता चल चुका है। वह यहाँ पर उसे करंट फोटो दिखाती है और उसकी आंखों से देखकर यहाँ पर वह पहचान जाती है कि वही उसका भाई हो सकता है। फिर वो लोग वहाँ पर उस लोकेशन पर चले जाते जहाँ पर एक ग्रैंड पर नजर आते और वो जियो को यहाँ पर और उसके भाई तक ले चले जाते हैं। जब वो यहाँ पर अपने भाई को देखते तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है एंड वो वहाँ के ग्रैंड पर से बता रहे होते कि बेचारे को लेकर मुझे बहुत बुरा लगता है, अक्सर लोग यहाँ पर से बुली क्या करते हैं, मारा करते। जियो जब रीजन पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो एक ऑर्फन है ना, इस वजह से। एंड वो तब यहाँ पर किसी से बात भी नहीं करता। जी उसके पास जाते उसे पूछते कि मैं तुम्हें याद हूँ एंड वो नास का इशारे कर देता है। तब उसे डाउट होता है कि कहीं वो उसका भाई नहीं निकला तो, बट उसे वो किचन दिख जाती है, जो किचन यहाँ पर जियो की मॉम के पास भी थी, जियो के पास भी और उसके भाई के पास भी। तो वो किचन तुरंत ही बाहर निकालती है, उसकी और उसकी मम्मा की, और उसे दिखाते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि वो जियो पर ट्रस्ट कर सकता है, वो उसकी बहन है। एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। अब बस जियो यहाँ पर अपने भाई को एक सेफर साइड पर रखना चाहती है
उन सभी लोगों से जिन सभी लोगों से यहाँ पर उसके भाई को खतरा है और वो वापस से गलती नहीं दोहराएगी। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उस लड़की को जिसने हमने यहाँ पर ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि यहाँ पर फैंग को उस रूम में लॉक करने आई थी। तब वो यहाँ पर जैसे ही जीव को देखती है, वो उसकी तस्वीर निकाल कर यहाँ पर शीन को भेज देती है। शीन उससे पूछती कि आखिर तुमने उसकी क्यों तस्वीर मुझे भेजी। और तब यहाँ पर वो निया शीन को सारी बातें बताती कि किस तरीके से ये वही लड़की है जो कि उस दिन यहाँ पर उस कमरे में गई थी मुझे धक्का देकर, जिससे यहाँ पर शीन को पता चल जाता है कि जो लड़की के साथ यहाँ पर फैंग ने नाइट स्पेंड किया है वो एक्चुअल में यहाँ पर जीव निकली। और वह दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर आ जाती है अपने ऑफिस पे, जहाँ पर कॉल पर बात करते हुए चैन सुन लेता है कि उसकी सिस्टर को यहाँ पर 1 मिनट की जरूरत है। पर यहाँ पर जीव मना कर देती है, बोलती कि मुझे नहीं किसी और को है, ताकि यहाँ पर वो कोई भी टेंशन ना ले। बट यहाँ पर वो लैपटॉप पर बैठकर 5 मिनट्स के लिए प्रोग्रामिंग करता है और उसे 5 मिनट मिल जाते हैं, जो कि वो तुरंत ही जीव को सेंड कर देता है। जीव को समझ आता है कि उसे कितना टैलेंटेड ब्रदर मिला हुआ है, बस वह यहाँ पर एक इंट्रोवर्ट बन चुका है। वही दूसरा यहाँ पर वो चली जाती है चैन को डॉक्टर के पास लेकर, बिकॉज उसे यहाँ पर ठीक भी जुदा करना था, उसे यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन जो बनाना था। तब डॉक्टर उसे लेकर जाते, बट वो डॉक्टर तो एक्चुअली यहाँ पर उसे किडनैप करने के लिए आया होता है। जीव फाइट करने की बहुत कोशिश करती है, बट उसकी पावर इनफ नहीं थी। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है एंड जब वो होश में आती है तब वो निया को देखती है। वो उस निया को देखते ही पहचान जाती है कि वो कौन सी वुमन है। एंड तब यहाँ पर निया से कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं तुम्हें याद भी हूँ या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम अपने भाई को सुरक्षित चाहती हो और उसे देखना चाहती हो जिंदा, तो फिर जितना बोलती हो उतना करो। जीव यहाँ पर कुछ भी करने से मना कर देती है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, लगता है तुम्हारे भाई को यहाँ पर कहीं और भेजना पड़ेगा, जहाँ से तुम तो उससे मरने पर ही ढूंढ पाओगी। तब जीव से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर निया उसे बताती है कि उसे सिंगापुर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, उसका भाई उसे डायरेक्टली वहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये कंट्री हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। अब जीव यहाँ पर अपने भाई को चूज करती है, बट खाली वो उसे एक रिक्वेस्ट करती है कि जाने से पहले यहाँ पर वो ग्रैंडमा से मिलना चाहती है, जिस चीज के लिए यहाँ पर निया उसे अलाउड करती है, ये कहते हुए कि कोई भी चालबाजी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा भाई एयरपोर्ट पर मिलेगा तो, बट उसकी लाश मिलेगी। वो ग्रैंडमा के पास जाते हैं और उसे झूठ बोलती है कि उसे कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरे ब्रांच में जाकर यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बनने की। ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ करती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे क्रेडिट कार्ड भी देती है, जहाँ पर जीव बहुत इमोशनल हो जाती है कि वो अपनी ग्रैंडमा को छोड़कर जो जा रही है। एंड वे दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि कॉफी के अंदर कुछ तो मिला रही होती है, बिकॉज अब उसे पता तो है कि वो किसकी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, फैंग के तो नहीं। इसलिए उसे कैसे न कैसे करके तो यहाँ पर बिलीव दिलाना ही होगा कि वो दोनों अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो जाकर वो कॉफी फैंग को दे देती है। एक सिप से यहाँ पर फैंग अपने सेंसेस में नहीं होता, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। बट यहाँ पर फैंग जैसे उससे क्लोज होता है वैसे वो तुरंत यहाँ पर समझ जाता है कि वो वुमन नहीं है जिसके साथ यहाँ पर उसने नाइट स्पेंड की थी। एंड तब वो उसे बिलीव दिलाने की बहुत कोशिश करती है, बट यहाँ पर उसे अपने इंट्यूजन पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो उसे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से भेजने के बाद वो जीव तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? वो तो कब का ही कंट्री छोड़कर जाने वाली है, तुम्हारे पास मैं हूँ और ये बेबी हमारा ही है, तुम्हें बिलीव करना होगा। जीव वाली बात सुनते ही यहाँ पर वो तुरंत ही जीव को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा से मिलती है और ग्रैंडमा के थ्रू से पता चलता है कि सिंगापुर में यहाँ पर उसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, इस वजह से जीव वहाँ पर जाना चाहती है। तो वहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहते हैं कि आप चाहती थी ना कि शुरुआत से मैं और जीव एक साथ रहे, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और वो उसे ढूंढता हुआ तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को लेकर आती है और डीएनए रिपोर्ट्स आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर बेबी के डीएनए के थ्रू पता लगाया जा सकता है। और तब उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा फैंग को तो बिलोंग करता ही नहीं है, और ग्रैंडमा उन्हें यहाँ पर सीधा पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कह देती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम चैन को देखते हैं और वो होता है यहाँ पर अपने सिस्टर के बेबी बॉय के साथ। जो जैसी वहां पर आती है चैन उससे कहने लग जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट और जीनियस निकला, बस 2-3 दिन और रुको, हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट ये बन जाएगा। एंड जीव को यहाँ पर बहुत प्राउड फील होता है अपने बेबी बॉय पर। वही दोस्त यहाँ पर चला जाता है अपने रूम में, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में था, बिकॉज वो चाहता था कि उसके डैड भी यहाँ पर उससे मिलने के लिए और वो लोग कम्प्लीटली एक फैमिली की तरह रहे। एंड फाइनली अब यहाँ पर इतना स्मार्ट हो ही चुका था, जहाँ पर उसे अपने डैडी के बारे में पता चल जाता है
और वो चला जाता है यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए। जब वहाँ पर जीव आती है तब उसे एबी कहीं नजर नहीं आता और वह घबराने लग जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि वो तो जा चुका है। अब वो दोनों नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में यहाँ पर एबी अपने फादर फ्रैंक से मिले, बिकॉज अगर वो जाते हैं तो फिर वो लोग सामने वाली की भी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एबी तो यहाँ पर कंपनी तक भी पहुंच जाता है। एंड जब वो वापस जा रहा था, क्योंकि उसके डाटा उसे मिल ही नहीं रहे थे और कोई उसे अंदर जाने दे नहीं रहा था, तब उसकी टकरार यहाँ पर ग्रैंडमा से हो जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर जैसी एबी को देखती है उसे बचपन की याद आ जाती है फैंग की, और फैंग को तुरंत बुलाती है। फैंग कहता है कि ग्रैंडमा, आप अरे गहरे किसी बच्चे को स्ट्रीट से उठाकर लाएंगी और कहेंगी कि वो मेरे जैसा दिखता है? ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। ये सुनकर तो एबी को पर्सनली हर्ट हो जाता है। वो सोचता है कि तभी मैं सोचूं कि मेरी मम्मा यहाँ पर डाटा को इतना हेट क्यों करती है, बिकॉज वो है ही ऐसे हेट करने जैसे। उन्होंने मुझे स्ट्रीट का बॉय कहा। एंड वहां पर वो लोग उसकी मम्मा के बारे में पूछने लग जाते। ए भी सोचते कि क्या पता ये लोग मुझे किडनैप कर रख ले, इसलिए वहां पर वो कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था। और जब वो लोग उसका बैग चेक करने वाले थे तब वो चकमा देकर वहां से भाग जाता है। बट ग्रैंड माँ भी उसकी ग्रैंड माँ होती है, यानी कि ग्रेट ग्रैंड माँ, जो कि उसके हेयर के सैंपल्स ले चुकी थी और अब यहाँ पर वो उस चीज को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाने वाली है। और हम यहाँ पर देखते हैं चान को और जियो को, जो कि यहाँ पर उन्हें ढूंढते ढूंढते जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते करते उस कंपनी तक पहुंच जाते। जो यहाँ पर बहुत हेजिटेट कर रहे होते, वह दूसरे यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट्स तुरंत ही आ जाते हैं। एंड फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि वो बच्चा एक्चुअल में फैंग को बिलोंग करता है, बिकॉज फैंग उसका बायोलॉजिकल फादर जो है। एंड तब यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मम्मा यहाँ पर जीयू है। जो यहाँ पर जैसी आती है एबी को ढूंढते हुए, वो उसे लेकर तुरंत ही जाना चाहती थी, बट फैंग आकर यहाँ पर उसे रोक लेता है। तब वो उसे झूठ कह देती है कि उसकी शादी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है किसी और के साथ में। फैंग उससे कहता भी है कि देखो मुझे पता है कि वो मेरा बच्चा है, पर वो उसे बोलते है कि बस करो, हमारा डिवोर्स कब का हो चुका था, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, मैं अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह रही हूँ, तो प्लीज तुम बीच में मत आओ। बट फैंग यहाँ पर उसे डीएनए रिपोर्ट सिखा देता है, जिसे देखने के बाद अब जियो के पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। और वही दूसरी यहाँ पर होती है ग्रैंड माँ, जो कि यहाँ पर जियो को देखते ही बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड ग्रैंड माँ को देखते ही यहाँ पर जियो भी इमोशनल हो जाती है। उस समय यहाँ पर वो उसे घर पर वापस बुला रहा था। जियो कहते कि जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद से रख सकती हूँ। मैं भी यहाँ पर बैठकर तमाशा देख रहा होता है और सोचता है कि बड़े बिना सोचे थे सिचुएशन को भी कितना बड़ा बना देते हैं। तब यहाँ पर वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। जियो से बोलते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर समझना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर अब यहाँ पर शीन है, ना कि मैं, तुम्हें यहाँ पर मूव ऑन होना पड़ेगा। पर तब वो उसे बताता है कि मैं शीन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ और ना ही वो मेरी वाइफ बनी है। ये बात सुनकर यहाँ पर जियो को कुछ समझ नहीं आता और तब यहाँ पर फैंग उसे स्टार्ट टू एंड सभी बातें बताता है, जिसे जानने के बाद यहाँ पर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली यहाँ पर दूर हो जाती है। और तब यहाँ पर जियो को भी समझ आ जाता है कि उस रात उन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की थी और उसके बाद यहाँ पर फैंग ने आज तक किसी वुमन को हाथ तक नहीं लगाया है। और ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर से रियलाइज होता है कि बस अगर उन दोनों ने उस दिन बात कर ली होती तो आज बात का बतंगड़ नहीं बना होता। एंड तब यहाँ पर वो रेडी हो जाती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। एंड फाइनली हम यहाँ पर एक अच्छी हंसती खेलती हैप्पी फैमिली को देखते हैं। पर आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या जियो को यहाँ पर फैंग को एक्सेप्ट करना चाहिए था या फिर उसे रिजेक्ट कर कर अपनी जर्नी में एबी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था इंडिपेंडेंटली? ये कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाता है।